Students, in this video of Dr. Anita Kothari, I will finish my chapter of crystal field theory. In previous video, we have discussed the limitations of crystal field theory and we discussed the evidences in favor of metal ligand orbital mixing. और उस वीडियो में मैंने आपको एक ये कंप्लीट करवा दिया था, दो एविडेंसेस थे, उसमें से एक ESR स्पेक्ट्रम ऑफ हेक्साक्लोरो इरिडियम 4 कॉम्प्लेक्स का मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था. एक एविडेंस बाकी था, दैट वाज द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ हेक्सा एक्वो टाइटेनियम 3 आयन, राइट. तो इसमें ये हम ये आपको पता है कि हमने इस कॉम्प्लेक्स का जो स्पेक्ट्रा देखा था वो हमें इस तरह हम की तरह मिला था इन दिस लाइक, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ था वो T2G से EG में हुआ था, बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है टाइटेनियम +3 जो कन्फिगरेशन इज 3D1, so this unpaired electron from T2G get excited into EG orbital, right. So during this process it absorbs energy from visible region at 5000 angstrom, right. So here we get the maxima at 5000 angstrom. Here lambda is increasing, right, and the corresponding wave number is 20,000 centimeter inverse, right. Here the absorbance, molar absorbance, right. So what I mean to say that due to the excitation of electron from T2G to EG, we get one broad hump in the spectra of this complex, right. But there is selection rule which govern the transition of electron in the orbitals, right. Here I am discussing one rule, that is the Laporte selection rule. This is also known as Laporte's symmetry selection rule. Okay. According to this rule, इस नियम के अनुसार, Laporte symmetry selection नियम के अनुसार, in a centrosymmetric molecule, किसी केंद्र सम्मित अणु में, listen carefully what I am telling you, in a centrosymmetric molecule, किसी केंद्र सम्मित अणु में, द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण फ्रॉम G rate to G rate, what I am telling you, G rate to G rate and un-G rate to un-G rate is forbidden, means not allowed. यानी ये नियम ये कहता है, क्या बोला मैंने, ये कौन सा है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, लेपोर्टे सिमेट्री सिलेक्शन रूल है ना. वो हमें ये कहता है कि किसी सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण G रेट से G रेट और अन-G रेट से अन-G रेट में फॉरबिडन है. देखो मैंने कट लगाया, फॉरबिडन है यानी अलाउड नहीं है. मीन्स वी कैन से कि इट मे बी पॉसिबल फ्रॉम G रेट टू अन-G रेट, राइट, एंड from un-G rate to G rate, but not from G rate to G rate or un-G rate to un-G rate. Now try to understand this rule. Centrosymmetric means the molecules which are having center of symmetry. यानी आपको पता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है. ओके, स्क्वायर प्लेनर में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जबकि टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती. तो सेंट्रोसिमेट्रिक मतलब जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, राइट. और G रेट और अन-G रेट का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. क्या बताया था, बताइए फिर से, कि सारी की सारी S ऑर्बिटल क्या होती है, G रेट होती है, सारी की सारी P ऑर्बिटल अन-G रेट होती है, और D जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो हमेशा क्या होती है, G रेट होती है. आपको फिर से रिपीट करवा दूँ मैं कि इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी की सेंटर ऑफ सिमेट्री से, केंद्र की सम्मिति से, ये एक्स है ना, दिस इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री से, उसको रोटेट करें 180 डिग्री पर, तो आप देखेंगे कि राइट वाली चीज़ लेफ्ट में आएगी और लेफ्ट वाली राइट में जाएगी, और वो अपना साइन ना बदले, तो वो G रेट है यानी कि सम है. तो सारी S ऑर्बिटल G रेट यानी कि सम होती है. P के केस में आप देखोगे, जब आप इसको 180 से रोटेट करोगे तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस आएगा, यानी कि सारी p ऑर्बिटल अनजीरेट है.
क्योंकि साइन बदल गया। डी को आप 180 से रोटेट करोगे तो आप देखो प्लस की जगह प्लस ही रहेगा और माइनस की माइनस रहेगा, तो सारी डी ऑर्बिटल क्या है, जी रेड है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रूल। मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में देखो बोल रही हूँ, देखो लिसन केयरफुली। डी डी ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन in octahedral complexes, यानी अष्टफलकीय संकुलों में डी डी संक्रमण नहीं होना चाहिए। अब देखिए दिस लैंग्वेज एंड दिस लैंग्वेज इज सिमिलर। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, सेंट्रोसिमेट्रिक हैं। तो पहली बात क्लियर हो गई। डी डी ट्रांजिशन से मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन विद इन अ सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना। जब हम ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है T2G से EG में, राइट। तो आप क्या देखोगे कि दिस इज अ सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, राइट। तो ये संक्रमण को हमने क्या कहा था, डी डी ट्रांजिशन, यानी इलेक्ट्रॉन जी रेड से जी रेड में जा रहा है ना, ये भी जी रेड, ये भी जी रेड। और ये नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण जी रेड से जी रेड में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस रूल की बात करें तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड T2G में है उसको EG में नहीं जाना चाहिए, राइट। और अगर वो EG में नहीं जाएगा तो हमें इस तरह का स्पेक्ट्रा भी नहीं मिलना चाहिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, है ना। मीन्स अकॉर्डिंग टू लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, in case of octahedral complexes there must be no transition of electron from D to D ऑर्बिटल, यानी अष्टफलकीय संकुलों में डी डी संक्रमण नहीं होना चाहिए और इस तरह से हमें पीक नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमें पीक मिलती है। दैट मीन्स रूल में कुछ न कुछ ब्रेक डाउन हुआ है और वो ब्रेक डाउन क्या है समझने की कोशिश कर रही है। अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सही है तो मेटल और लिगेंड बॉन्ड क्या है, आयनिक है। अगर आयनिक है तो मेटल की जो डी ऑर्बिटल है वो शुद्ध रूप से प्योरली जीरेड होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो सिर्फ मेटल के पास ही है, राइट। और अगर वो प्योरली जीरेड है तो हम कहेंगे कि हमें स्पेक्ट्रा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि लेपोर्टे सिलेक्शन रूल ये कहता है कि डी डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन फिर भी हमें स्पेक्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब मेटल की ऑर्बिटल लिगेंड की ऑर्बिटल के साथ मिक्सअप हो रही है और इस मिक्सिंग की वजह से जो मेटल की डी ऑर्बिटल थी वो प्योरली जीरेड नहीं रही, बल्कि उसमें लिगेंड के अनजीरेड करेक्टर भी मिक्सअप हो गए। और जब जीरेड में अनजीरेड मिक्सअप होगा तो आपको पता है रूल टूट जाएगा, क्योंकि जीरेड से अनजीरेड और अनजीरेड से जीरेड इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल है। और यही कारण है कि हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम मिलता है। गॉट इट? तो अगेन दिस इज अ वेरी गुड एविडेंस इन फेवर ऑफ मिक्सिंग ऑफ मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स। नाउ वी फिनिश दिस चैप्टर, राइट। सो आप चाहे तो मैं सारे पॉइंट को एक बार सम अप कर दूँ। हमने सबसे पहले पढ़ी थी लिमिटेशन ऑफ वीबीटी फर्स्ट वीडियो में, कि वीबीटी की क्या क्या कमियां हैं, राइट। सेकंड वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल्स की ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, इस तरह से T2G और EG में। नेक्स्ट वीडियो में हमने कैलकुलेशन करी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की, फॉर्मूला ये रखते हुए -0.4x + 0.6y डेल O + A बाई। नेक्स्ट वीडियो में हमने की थी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड्स, और हमने ये देखा था कि पैटर्न रिवर्स हो जाता है और इस तरह से हमने क्या नोट किया, ऊपर T2 जाती है नीचे E जाती है। हमने ये कहा था कि टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है और इसी वजह से हमने वहाँ पर सबस्क्रिप्ट G नहीं लगाया था। देखिए उसको हमने हटा दिया था, राइट। डेल T की वैल्यू हमने कहा था बहुत कम होती है, क्योंकि जो लिगेंड है वो मेटल की ऑर्बिटल से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती हैं। फिर हमने पढ़ी थी कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस,
और हमने फॉर्मूला इसका देखो रिवर्स यूज किया था, -0.6x प्लस 0.4y डेल टी प्लस ए पाई। ओके, उसके बाद में हमने की थी कैलकुलेशन ऑफ crystal field calculation, not calculation, but we did the splitting of d orbitals in square planar complexes, right, and in tetragonal complexes. उसके बाद में जो हमने लिया टॉपिक वो हमारा ये रहा, factors affecting crystal field stabilization energy, factors affecting del या factors affecting crystal field parameters. ओके, इसमें भी हमने डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस किया था. ओके, उसके बाद में हमने ली थी एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और हमने देखा था कि किस तरह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सफल हुई है ना, और उसने किस तरह से वीबीटी की कमियों को दूर किया. एंड इन द लास्ट वीडियो है ना, हमने डिस्कस किया कि सीएफटी की क्या क्या कमियां रही है, और सीएफटी की सबसे बड़ी कमी हमने क्या देखी कि उसने मेटल लिगेंड बॉन्ड को क्या माना था, उसने मेटल लिगेंड बॉन्ड को आयनिक माना था, जो कि गलत है ना. हमारे पास हमने ऐसे प्रमाण देखे जिससे पता चलता है कि वास्तव में मेटल और लिगेंड जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो आपस में मिक्सअप होती है, उनकी ओवरलैपिंग होती है, और बॉन्ड का नेचर क्या है, कोवलेंट है, राइट. सो अब आप जब भी बच्चों एमएससी में आओगे तो आप आपके चैप्टर की शुरुआत करोगे विद लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी, तो आप यही सारी चीज़ पढ़ोगे. उसके बाद यू विल स्टार्ट द टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सीएफटी एंड एमओटी इज दैट कि एमओटी कंसिडर द ओवरलैपिंग ऑफ मेटल and ligand orbitals. Fine. Thank you.